आज के इस वीडियो में मैं अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और जो विद्यार्थी 6th, 7th और 8th में अध्ययन कर रहे हैं, यह आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है। तो आज हम अध्ययन करेंगे कारक का। कारक किसे कहते हैं और क्या होते हैं। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। कैसे संबंध स्थापित होता है, देखिए यहाँ अध्ययन करते हैं। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। बंगाली उच्चारण के साथ घर में उन्हें नरेन कहकर बुलाते थे। विवेकानंद नाम उन्हें गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। विदेशों में भारत को स्वाभिमान के साथ नई पहचान दिलाने का काम नरेन ने ही किया। वे पूरे भारत की पहचान बनकर उभरे। कन्याकुमारी में बना उनका विशाल स्मारक देखने योग्य है। अब इस गद्यांश में हम रंगीन जो हमारे अक्षर हैं उस पर ध्यान देखें और उनको अगर हटा दिया जाए तो अनुच्छेद पढ़ने में कैसा लगेगा। देखिए, विवेकानंद बचपन नाम नरेंद्र था। बंगाली उच्चारण साथ घर नरेन कहकर बुलाते थे। विवेकानंद नाम उन्हें गुरु रामकृष्ण परमहंस दिया था। विदेश भारत स्वाभिमान साथ नई पहचान दिलाने काम नरेन ही किया था। पूरे भारत पहचान बनकर उभरे। कन्याकुमारी बना उनका विशाल स्मारक देखने योग्य है। कहने का तात्पर्य, अगर इन जो हमारे रंगीन अक्षर थे, अगर उनको हटा दिया जाए तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। अर्थात हमने जो पहले जो इसकी परिभाषा पढ़ी थी उसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य संबंधों के साथ उनके संबंध का बोध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। अर्थात कारक जो चिन्ह है वो वाक्यों में कर्ता और जो क्रिया का संबंध होता है उसमें बीच में वो उस संबंध को स्थापित करने में अपना योगदान निभाते हैं, अपना कार्य करते हैं। अब कारक कितने? हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। विभक्ति या परसर्ग किसे कहते हैं? विभक्ति या परसर्ग जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है कि यहाँ किस कारक का प्रयोग हुआ है, उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। आइए अध्ययन करते हैं आगे। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। कर्ता ने, यानी कि कारक कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। परसर्ग जिन्हें कारक चिन्ह और परसर्ग कहा जाता है वे हैं ने, को, से, के द्वारा, के साथ, के कारण, को, के निमित्त, से पृथक होना, काकी के, रारी रे, नानी ने, मैं, पर, पे। ये जो हैं वो सभी क्या हैं? कारक चिन्ह और इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में, पर, पे, संबोधन हे, अरे और अजी। ऐसे ये स्वतंत्र संबोधन है। जो संबोधन है वैसे उसको कारकों में नहीं गिना जाता है, कारक 7 ही होते हैं मुख्यतया से तो, लेकिन यहाँ पे ये स्वतंत्र संबोधन परसर्ग संबोधन है, परसर्ग नहीं है। यानी अरे, रे, ओ, अजी है ना, ये क्या है कि परसर्ग नहीं माना जाता है इनको, ये संबोधन मात्र माना जाता है इनको। अब देखिए कारक क्या है? कर्ता कारक है पहला, जिसका जो चिन्ह है वो ने है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने
का बोध कराता है, अर्थात क्रिया किसके द्वारा की जा रही है उसका जो हमें ज्ञान कराता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक की जो विभक्ति है जिसको हम परसर्ग चिन्ह कहते हैं, कारक चिन्ह भी बोलते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं, विभक्ति भी बोलते हैं, उसका वो चिन्ह है ने। अब ने जो शब्द ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकाल की क्रियाओं, भूतकाल की जो क्रियाएं होती हैं उसके साथ ही प्रयोग होता है ने का। अतः वर्तमान काल, भविष्य काल तथा क्रियाओं के अकर्मक होने पर ये विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, यानी ने उनके साथ प्रयोग नहीं होता है। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, ये वर्तमान का वाक्य, इसमें ने का प्रयोग नहीं आया है। गुंजन हंसती है, ये भी वर्तमान का वाक्य है, वर्तमान कालिक क्रिया, इसमें भी नहीं हुआ है। अब देखिए वर्षा गाना गाती है, ये भी वर्तमान का ही वाक्य है। आलोक ने पत्र लिखा, कब लिखा पता नहीं है, इसलिए ये भूतकाल का वाक्य, इसलिए यहाँ पे ने कारक का प्रयोग हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन कब अभिषेक ने पुस्तक पढ़ी, अभिषेक ने पुस्तक पढ़ी ऐसा होता तो उसमें भी ने का प्रयोग होता, यानी कि ने का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रियाओं में ही होता है, वर्तमान और भविष्य में नहीं होता है। अब दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का जो फल पड़ता है, इफेक्ट जो पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म का विभक्ति जो चिन्ह है वो है को। कर्म कारक शब्द सजीव जो वस्तुएं होती हैं उनके, सजीव वस्तुएं तो निर्जीवी होती हैं, सजीव जो हो उसके साथ को का प्रयुक्त होता है, निर्जीव वस्तुओं के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम और रावण दोनों सजीव हैं, इसलिए यहाँ को दिखाई देता है हमें, को विभक्ति। लेकिन आप देखेंगे नंदन दूध पीता है, तो यहाँ पीता है, तो ये निर्जीव वस्तुएं, दूध को पीना कर्म है, कर्म के साथ को प्रयोग नहीं होगा, है ना। राम खाना खाता है, तो राम खाने को खाता है ऐसा नहीं कह सकते, हम ऐसा ही कहेंगे राम खाना खाता है, क्योंकि खाना है वो निर्जीव वस्तु है, इसलिए वहाँ को प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ ये जो कर्म कारक है, जिस वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है ना, तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति का चिन्ह को है और इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ तो हमें दिखाई देता है, सजीव वस्तुओं के साथ दिखाई देता है, निर्जीवों के साथ नहीं दिखाई देता है। तीसरा हमारा जो कारक है वो है करण कारक। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, वाक्य में कर्ता जो सब्जेक्ट करने वाला होता है वो क्रिया किस साधन से कर रहा है, किस माध्यम से कर, मतलब कोई कार्य को करने में किसकी सहायता ले रहा है, उसे हम कर्ण कारक कहते हैं और उसकी विभक्ति है से। तो यहाँ ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है। अब ज्योत्सना काम करने के लिए किसका प्रयोग कर रही है, चाकू का, चाकू से। मैं पेन से लिखता हूँ, पेन से। हाथ से लिखता हूँ, हाथ से खाना खाता हूँ। वह डंडे से चलता है। तो जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में जिस वस्तु का प्रयोग करता है उसे कह देते हैं हम कर्ण कारक, जिससे, और यह का जो विभक्ति चिन्ह है वो है से। आगे हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान क्या का अर्थ होता है, देना, किसी के लिए वस्तु को प्रदान करना। वाक्य में कर्ता जिसे भी कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति है के लिए, परंतु जब क्रिया द्विकर्मक हो, दो कर्म हो, तो वहाँ पे अर्थ में प्रयुक्त हो, द्विकर्मक अर्थ में प्रयुक्त हो, तो वहाँ पे के लिए के स्थान पर को विभक्ति का भी प्रयुक्त हो जाता है। लेकिन को जो विभक्ति है वो कर्म में भी होती है, लेकिन कर्म में कोई वस्तु किसी के लिए दी नहीं जाती, यहाँ वस्तु किसी के लिए दी जाती है। तो आलोक माँ के लिए दवाई लाया, तो के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ पे संप्रदान कारक है, किसी के लिए कोई वस्तु लाना, किसी के लिए कोई वस्तु देना हुआ है। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। अब यहाँ देखिए को आ रहा है, किसी को वस्तु दी जा रही है, तो यहाँ वह खाना खाता है, तो वहाँ पे हिडन कर्म में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो किसी को खा रहा है, किसी को दे नहीं रहा है, तो वहाँ पे कर्म कारक है और यहाँ पे वस्तु किसी को दी जा रही है। अब अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होकर भी वहाँ पे वस्तु दी जा रही है, यह द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मी है। भिखारी को भीख दो,
अब यहाँ भिखारी के लिए भीख दो या भिखारी को भीख दो एक ही है। तो यहाँ किसी को कोई वस्तु दी जाती है तब संप्रदान कारक तो होता है। यहाँ को शब्द के लिए के अर्थ में आया, यहाँ के लिए के ही शब्द हैं। यहाँ को जो शब्द है शब्द के लिए अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। अपादान कारक, अपादान का मतलब होता है जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना। कहने का है एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से अलग हो, जिसका हमें बोध होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जिससे अलग हो या किसी वस्तु से किसी की तुलना की जाए तब भी वहाँ अपादान कारक होता है। जब कोई वस्तु एक वस्तु से अलग हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, या किसी में दो में तुलना की जाए तब भी वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ अलग रह गया, पत्ता अलग हो गया, दोनों अपने नियत स्थान से अलग हुए। गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग अलग हो गए। विद्यार्थी विद्यालय से घर आ रहे हैं तो से बीच में आएगा। तो एक स्थान से दूसरे जो हैं वो अलग होना, एक स्थान से जो दूसरे जो पृथक हो रहे हैं तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। कविता सरिता से अच्छा गाती है, यहाँ तुलना की बात हो रही है। कविता सरिता से अच्छा गाती है। राम मोहन से लंबा है तो यहाँ जहाँ कंपैरिजन की बात आएगी तो वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। कोई वस्तु एक वस्तु से अलग हो रही है तो वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। तो अब यहाँ है संबंध कारक। संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं वो हैं का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, जिसे संबंध हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने हैं। यथा अजय की पुस्तक गुम हो गई तो यहाँ अजय की पुस्तक, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, तुम्हारा चश्मा यह आपका चश्मा है, कहने के तात्पर्य है आपका कार्य स्वयं के, अपना कार्य स्वयं करें। चाहे यहाँ में का, की, के दिखाई दे रहा है या नहीं लगाएं, लेकिन यहाँ काम का और आपका संबंध है। आपका तुम्हारा चश्मा, यहाँ पे का, की, के, रा, री, रे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसके चश्मा का और आपका संबंध है, इसलिए यहाँ संबंध कारक है। अधिकरण कारक आता है मैं, पे, पर। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध पड़ता है कि क्रिया कहाँ पर हुई है और कहाँ है करने वाला, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है मैं, पे, पर। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं उसका आधार है आकाश में, तो मैं यहाँ पे अधिकरण कारक है। मेज पर पुस्तक पड़ी है तो मेज पर पुस्तक पड़ी है तो पर है, तो मैं, पे, पर जिसके बीच में आएंगे कारक विभक्ति चिन्ह जो उसके बीच पे लगे हुए होंगे तो उसको कह देंगे अधिकरण कारक। वह ध्यान में मग्न है, ध्यान में मग्न है। गंगा में स्नान है ना, तो यहाँ जिस तरह से मैं, पे, पर जब आता है तो वह आसन पर बैठा है, आसन पर। तो जिस वाक्य के अंदर मैं, पे, पर आदि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं हम अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। संबोधन है वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, अर्थात जिसे संबोधित किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के लिए विभक्ति चिन्ह हैं हे, ओ, अरे। संबोधन के बाद संबोधन के जो चिन्ह हो जाते हैं अल्प विराम भी लगाया जाता है, और जैसे हे प्रभु जो विस्मयबोधक चिन्ह का भी प्रयोग करते थे और विराम चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। अरे प्रभु रक्षा करो, अरे मोहन यहाँ आओ। किसी को संबोधन करना, पुकारना, इसलिए वहाँ हो जाता है संबोधन। अरे तुम कहाँ गए थे ना। अब यहाँ हमने कुछ आपके लिए अभ्यास कार्य भी रखें। कारक चिन्हों का किस तरह से प्रयोग करते हैं, ये किस तरह से हमारे जो भाषा है उसको उनमें संबंध स्थापित करते हैं, वे किस भाषा के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ हमें ये मालूम पड़ जाएगा। ऊपर हमने आपके कुछ ने, के, की, से, को, मैं, आ, पर, अरे, वाह ये दिए हुए हैं। तो राम पिता मृत्यु हो गई, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब हम कारक विभक्तियों का यहाँ प्रयोग करेंगे तब यहाँ परसर्गों का जो प्रयोग करेंगे तो ये अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। राम के पिता की मृत्यु हो गई, तो यहाँ के और की यानी संबंध कारक का प्रयोग हो जाएगा। चोर हथौड़े ताला तोड़ा। अब देखिए चोर ने हथौड़े से, पहले में
कर्ता कारक है, चोर ने और हथौड़े से ताला तोड़ा। तो इस तरह से हम यहाँ कारकों का प्रयोग करके इस अभ्यास को पूर्ण करेंगे। इसके बाद कुछ है यहाँ पे आपको हमने जो ऑप्शंस हैं वो नहीं दिए हैं, उसके लिए आपसे नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित कारक विभक्तियाँ लिखकर आपको पूर्ण करनी है। तो रास्ते एक भालू था, तो रास्ते में एक भालू था। भालू ब्लैंक्स है, रंग काला था, तो भालू का रंग काला था। तो इस तरह से आप इनमें जैसे अर्थ की दृष्टि से आप किस तरह से वाक्यों को पूर्ण करेंगे कारक विभक्तियों का लगा करके। ये उसी तरह के वाक्यांश यहाँ वाक्य बनाने को पूरे। घड़े पानी था, तो घड़े में पानी था। यहाँ कुछ ऑप्शंस के साथ हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ आपको उत्तर यहाँ से निकल रहा है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो सही उत्तर 8 है। सुमन मेरे लिए चाय बनाने लगी। वाक्य में रेखांकित अंश के अंक कारक का नाम बताइए। तो यहाँ कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक यहाँ के आपके ऑप्शन है। इसमें से सही निकलना है। के लिए किस में आता है आपको, अब मेरे लिए चाय बनाने लगी, तो किसी के लिए तो संप्रदान कारक हो जाएगा। पक्षी घोंसले से उड़ गए, तो पक्षी घोंसले से उड़ गए रेखांकित में कारक का कौन सा नाम लिखिए, कौन सा कारक है। तो पक्षी अलग हो गए और घोंसला अलग हो गया। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये सीधा ही अपादान कारक का उदाहरण है। तो चाय मेज पर रख दो, चाय मेज पर और मैं पेपर किसके अंदर आता है, ये आपको जानना चाहिए कि किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है। अतः हमें कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पेपर, ये सभी हमें याद होंगे तो हम आराम से कारकों का पता लगा सकते हैं कि इसमें कारक की कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और कारक हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं। शायद आप ये अच्छी तरह से अब समझ चुके होंगे, इनके महत्व को जान चुके होंगे कि कारक हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जो हमारा जो चैप्टर था वो पसंद आया होगा। हमने आपके लिए और यहाँ बहुत सारे अभ्यास रखे हुए हैं, आप इनको सॉल्व करें। थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।